जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में कल रात से लेके आज तक सर्वाधिक चर्चा अगर किसी बात की हो रही है तो वो है भूपेश बघेल के खिलाफ, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर कब हुआ इस बात को भी उल्लेखित करना होगा। एफआईआर पे चर्चा कब हुई इस बात को भी देखना होगा। लेकिन एफआईआर में नाम आने के बाद जो सियासत हो पड़ी है उस पे चर्चा होना लाजमी है, इसलिए क्योंकि भूपेश बघेल कह रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी को लेके षड्यंत्र रचा जा रहा है। कई तरह के सवाल उन्होंने उठाए प्रेस वार्ता लेके। बीजेपी कह रही है कि अगर कोई दोषी है, आरोपी है, अपराधी है तो कानून अपना काम करेगा, किसी को भी राजनीतिक हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। कुल मिला के पूरे इस मसले पे ये कि सीबीआई ने कसा शिकंजा और इसके जद में कौन कौन आएंगे इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। उनकी मंशा यही है कि भूपेश बघेल को गिरफ्तार किया जाए, तो सारी रचना इस प्रकार से की गई है। मैं भी दिल्ली भी जा रहा हूं, अपने नेताओं को भी अवगत कराऊंगा, वकीलों से भी बात करूंगा। छत्तीसगढ़ में सीबीआई पर सियासी पारा हाई हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आशंका जताई कि उन्हें जेल भेजा जा सकता है। मामला महादेव सट्टा ऐप घोटाले का है, जिसमें सीबीआई की जांच की रफ्तार बुलेट ट्रेन से भी तेज हो गई है। सीबीआई ने 26 मार्च को रायपुर, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव के साथ ही मध्य प्रदेश के भोपाल, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के कोलकाता समेत 60 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। अब चर्चा पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर एफआईआर को लेकर हो रही है। दरअसल मंगलवार को महादेव मसले पर ही एफआईआर की कॉपी सामने आई, जिसमें भूपेश बघेल को भी आरोपी बनाया गया। अब इस मसले पर यह पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ दूसरी एफआईआर है। भूपेश बघेल ने बीजेपी की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें संरक्षण देने की बात और कांग्रेस के कार्यकाल में हुई कार्रवाइयों का जिक्र है। इधर बीजेपी भी कार्रवाई को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री पर हमलावर है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस बात पर जोर दिया कि जनता की गाढ़ी कमाई लूटने और सत्ता के दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई तो होगी ही। लगातार हम लोग छत्तीसगढ़ के मुद्दे को लगातार हाईलाइट कर रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे की भी बात हो रही है, तो कैसे रोका जाए, कैसे डाइवर्ट किया जाए, ये उद्देश्य। लेकिन हम अपने उद्देश्य हम भटकेंगे नहीं। हमारा रास्ता सत्य का है, हमने ईमानदारी से कार्रवाई की और ये हमको रोकने के काम कर रहा है। जो भी देश की जनता की, राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई को उसको लूटने का काम करेगा या राज्य के जो नियम है उसके विपरीत अपने पद का या सत्ता का दुरुपयोग करके या पावर को दुरुपयोग करके कोई भी जनप्रतिनिधि या अधिकारी ऐसे कृत्य करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में सीबीआई की कार्रवाई और दर्ज एफआईआर को लेकर सियासत उबाल मार रही है। वहीं भूपेश बघेल की गिरफ्तारी की आशंका भी खूब लाइमलाइट बटोर रही है। देश का बहुचर्चित महादेव मसला और तमाम आरोप अब किसी से छिपे नहीं है। घोटाला भी अनुमानित तौर पर हजारों करोड़ का है। ऐसे में सभी प्रकार की चर्चाएं जायज भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि क्यों आखिरकार महादेव ऐप के नाम पे हो रहे भ्रष्टाचार, कथित तौर पे घोटाले की गूंज जो है अब तक सुनाई दे रही है। मसला कब से 2020 से लेकर 2023 तक। एफआईआर में इस बात का जिक्र कि 2020 से लेकर 2023 तक गड़बड़ियां की गई। आज इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 बेहद ही खास और वरिष्ठ मेहमान मौजूद है। पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी है, वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके हैं। सुंदरानी जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी आपका भी स्वागत है। सियासत में पैनी नजर रखने वाले, राजनीति के हर बारीक पहलुओं को समझने वाले प्रफुल्ल पारे जी भी हमारे साथ है। प्रफुल्ल जी आपका भी स्वागत है। प्रफुल्ल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं कि सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की, तारीख उसमें लिखा हुआ है साहब 18/12/2024, समय 16:06 मतलब शाम को लगभग 4:15 बजे। ये एफआईआर वायरल कब होती है? 1 अप्रैल रात लगभग 8 साढ़े 8 बजे। अखबारों की सुर्खियां बनती है 2 अप्रैल को। भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं 2 अप्रैल सुबह दोपहर 1 बजे। ये इतना बड़ा गैप क्यों? अपराध के
इस तरह के कई मामलों को आपने बेहद करीब से देखा, समझा, विश्लेषण किया। प्रफुल्ल जी, देखिए अवधेश जी, अगर जो एफआईआर अभी हम लोग देख रहे हैं उसके मुताबिक ये लगभग 3 महीने से ज्यादा पुरानी एफआईआर होगी। तो निश्चित रूप से अगर सीबीआई ने ये एफआईआर दर्ज की है तो जिनके विरुद्ध की होगी उनको भी इसकी जानकारी होगी, है ना। तो 3 महीने का समय बहुत होता है। 3 महीने के अंदर अंदर सीबीआई ने क्या क्या तैयारियां की है ये तो सब अब सीबीआई ही बता पाएगी। लेकिन जो देखने को मिला वो हमको छापों की शक्ल में देखने को मिला अचानक कुछ दिन पहले, कि जहां आईपीएस अधिकारियों के घरों में, कुछ नेताओं के घर में छापे पड़े। अब ये अगर आप इसको राजनीतिक नजरिए से देखेंगे तो राजनीति में अगर ये कोई राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है तो निश्चित रूप से आप ये मानकर चलिए कि राजनीति में हमेशा इस तरह के एक्शन तभी लिए जाते हैं और उसके खिलाफ लिए जाते हैं जो उनको सूट करता है। तो भूपेश बघेल को अगर आप घेरे में ले रहे हैं तो हो सकता है बीजेपी ये समझ रही हो कि इनको घेरे में लेने से हमें कोई राजनीतिक लाभ मिलेगा। तो उसके समानांतर एक पक्ष और होता है, वो होता है हानि का, कि इस तरह की कार्रवाई से हो सकता है कि आपको कोई राजनीतिक हानि भी हो। तो लाभ और हानि क्या होगा ये तो समय पर पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये बातें वाकई समझ से परे हैं कि 3 महीने पुरानी एफआईआर, जिस पर एक मतलब सामान्य सा नियम है ना कि अब आप देखिए कि मध्य प्रदेश में ही एक लोकायुक्त ने एक केस बनाया था सौरभ शर्मा का, उसमें आपने देखा चालान पेश नहीं किया, 60 दिन हो गया। तो ऐसा ही कुछ मामला ये 3 महीने में तो 90 दिन का भी हो जाता है ना। तो इतने दिन से आपने एफआईआर कर रखी थी, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये सब चीजें अब धीरे से सामने आएंगी। सुरेंद्र जी से जरा समझना चाहता हूं। सुरेंद्र जी जरा समझाइएगा, लगभग 3 महीने पुराने एफआईआर पे अचानक सुर्खियां, वो भी इतनी तेज सुर्खियां कि अखबारों के हेडलाइन बन गए, टीवी चैनल्स पे डिबेट होने लग गया था। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लेते हैं, दीपक बैज बयान दे देते हैं पीसीसी चीफ होते हुए, सरकार के मंत्री कह देते हैं कि अगर कोई इस पे दोषी है, कोई आरोपी है तो छोड़ा नहीं जाएगा, कानून अपना काम करेगी। जरा इस टाइम लिमिट और टाइम बाउंड पे कुछ बताइए कि क्यों ऐसा हो रहा है। अवधेश जी, सीबीआई का एफआईआर जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित राजनीतिक षड्यंत्र है। सामान्य प्रक्रिया होती है, कोई भी जांच एजेंसी जब एफआईआर करती है तो जिसके खिलाफ एफआईआर होता है उसको सूचना दी जाती है और 3 महीने के भीतर चालान प्रस्तुत किया जाता है। सामान्य तौर पर यदि अतिरिक्त समय लगता है तो न्यायालय से समय सीमा बढ़ाने की विनती की जाती है। इस मामले में 18 दिसंबर 2024 को तथाकथित एफआईआर सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। वो भी किसके आधार पर? पहले ईडी ने केस सौंपा ईओडब्ल्यू को और ईओडब्ल्यू ने जैसा ईडी से मिला था एज इट इज जो है इस एफआईआर में देखने को मिल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात, जो शुभम सोनी एक कैरेक्टर आया था विधानसभा चुनाव से पहले महादेव सट्टा ऐप में, आपको याद होगा, जिसके बयान का वीडियो फुटेज जो है सीबीआई ने जारी नहीं किया, ना ईओडब्ल्यू ने किया, ना राज्य की पुलिस ने किया। वो कहां से जारी हुआ था? भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से। उन्होंने अपने आप को ये कहते उसमें दिखाया गया, उन्होंने दावा किया कि महादेव ऐप का मालिक वही है और जो सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल जो है वो उसके एम्प्लॉई हैं, उसके नौकर हैं, ये बताया गया। लेकिन एफआईआर में आप देखेंगे, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं अवधेश जी, 21 कंपनियों का जिक्र है इसी एफआईआर में। उसमें डायरेक्टर प्रमोटर की सूची में उसका नाम नहीं है, शुभम सोनी का। और जो स्टोरी उस दौरान बताई गई है काले कलर की इनोवा, आपको याद होगा, जिसमें मेरा जहां तक ध्यान है CG 12-6300 नंबर था, भाजपा के पूर्व मंत्री के भाई की बताई गई थी, उसका जिक्र तक नहीं है इस एफआईआर में। इतना पैसा नकदी कहां से आया, भाजपा के नेता की क्या भूमिका थी, वो पैसा कहां से लाया गया था, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। और जिस तरह से पूरा ये षड्यंत्र दिख रहा है, टाइमिंग को लेकर प्रफुल्ल जी ने कही, निश्चित तौर पर आप देखेंगे जब प्रधानमंत्री जी की सभा थी उसके पहले ईडी जो है भूपेश बघेल जी के बंगले में घुसी और अब जो गृह मंत्री जी आ रहे हैं तो मुगेम्बो खुशुआ वाली जो कहानी है उनको खुश करने के लिए जिस प्रकार से भाजपा के लिखे पटकथा में जो है सीबीआई सार्वजनिक की है, तो यह साफ है, देखिए पूरे देश में चल रहा था। जिस दौरान जो है भूपेश सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई की, महादेव सट्टा ऐप के खिलाफ, उसी दौरान केंद्र की मोदी सरकार जीएसटी के दायरे में लाई
अक्टूबर 2023 में मोदी सरकार जितने ऑनलाइन गेम है, जुआ, सट्टा, जंगली रमी, तीन पत्ती और ड्रीम 11, भाजपा के प्रवक्ता से पूछिए कौन है उसके पीछे। तो इनको संरक्षण दे। भूपेश सरकार ने तो कार्रवाई की थी। ठीक है, ये बताएं कि वो लीगल है कि नहीं, वो वैधानिक है कि नहीं। ठीक है। और यदि है तो फिर प्रोटेक्शन मनी का सवाल नहीं है। और अभी जब चल रहा है इलीगल, तो प्रोटेक्शन मनी मोदी जी को जा रहा है या ठीक है, को जा रहा चलिए है, मैं जवाब ले लेता हूं। या अमित शाह ले रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये जवाब बताएं कितना ले रहे हैं। ठीक है, सुंदरानी जी जवाब जरूर इस पे देंगे, लेकिन शुभम सोनी का जिक्र आपने सुरेंद्र जी किया। एक्यूज नंबर 2 में शुभम सोनी उर्फ मैंने सूची पिंटू की बात कही जी, अवधेश इसमें जो 21 उल्लेखित कंपनियों है की सूची है, उसमें जी। डायरेक्टर प्रमोटर में कहीं उसका नाम नहीं ठीक है, है। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से जिसको मालिक बताया गया। आप ठीक है। सूची की भी है उसमें, आप बिल्कुल FIR में देख बिल्कुल लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जरा सुंदरानी जी जवाब दीजिएगा, अगर सीबीआई को ये केस सौंपा गया, ईडी ईओडब्ल्यू होते हुए सीबीआई तक ये मामला गया, सरकार ने सौंपी केस, गंभीर मामला है। अगर सीबीआई ने 18/12/2024 को एफआईआर किया, कल सार्वजनिक को एफआईआर की कॉपी कल सार्वजनिक हुई, और कमोबेश वही एफआईआर है जो 4 मार्च 2024 को ईडी ने किया था, वही 19+2, वही 19+2। एफआईआर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अगर कल सार्वजनिक होती है सुंदरानी जी, तो इस पे इतना राजनीतिक बवाल क्यों? और सुरेंद्र जी गंभीर सवाल उठा रहे कि आखिरकार ऐप पे लगाम क्यों नहीं लग पा रहा है। देखिए, 2-3 सवाल आपके अलग अलग हैं जी। एक तो 3 महीना पहले एफआईआर दर्ज हुआ सीबीआई का, और कार्रवाई अभी क्यों हो रही है? सीबीआई और इनकम टैक्स या ईडी जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, ये सारे तथ्यों के बाद जानने के बाद ही, एक एफआईआर दर्ज होने के बाद वो किसी के ऊपर भी रेड नहीं करते। रेड तभी करते हैं जब उनके पास सारे दस्तावेज उपलब्ध हो जाते हैं या उस केस से संबंधित सारी जानकारियां एकत्रित हो जाती हैं। 3 महीना वो बहुत, 3 महीना 6-6 महीना, 1-1 साल तक वो निगरानी करते हैं, जांच करते हैं गुप्त रूप से, जिसकी भनक भी किसी को नहीं लग पाती। बिल्कुल। जब वो आश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ वो हमारा रेड खाली नहीं जाएगा या हमारा रेड व्यर्थ नहीं जाएगा, तभी वो रेड करते हैं। तो ये सामान्य बात है, ये कोई नई बात नहीं है कि 3 महीना पहले एफआईआर हुआ और कार्रवाई अभी क्यों हुई। ठीक है। अब राजनीति कांग्रेस को करनी है, कहीं न कहीं अपराध के घेरे में या आरोपी के घेरे में, जहाँ पे भी कोई लोग आते हैं, जो व्यक्ति आता है वो अपने बचाव में कुछ न कुछ कहता है। और चूंकि भूपेश बघेल जी आज आरोप के घेरे में है, तो बचाव में तो कुछ न कुछ कहेंगे और भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार पे आरोप लगाएंगे। वो कितना भी आरोप लगाए, अगर वो गुनहगार नहीं है तो डर किस बात का, और गुनहगार है तो बचेंगे नहीं, ये तय मान लीजिएगा कि चाहे वो भूपेश बघेल जी हो, चाहे कांग्रेस का किसी भी स्तर का नेता हो। क्या डॉक्टर अवधेश जी, ये दुर्भाग्य नहीं इस प्रदेश का कि एक सरकार, 5 साल की कांग्रेस की सरकार अवैध सट्टा चलवाए, जिसमें उनके लोग इन्वॉल्व हो, आज भी कई लोगों पे कार्रवाई अगर हो रही है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनके तार तो उनके साथ जुड़े हैं। दूसरी बात मैं कहता हूँ, ये सरकार ने तो सारी हदें पार कर दी। नकली होलोग्राम से शराब बिकवाए सरकार के बंदे, दुर्भाग्य नहीं। सुंदरानी, उसका परिणाम, उसका जो रिजल्ट था वो चुनाव के तौर पे आ गया, जनता ने फैसला दे दिया। ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक दलों की नैतिकता भी तो होनी चाहिए ना। ठीक है, मैं प्रफुल्ल जी से जरा इसको आगे समझने की कोशिश करता हूं। प्रफुल्ल जी, सुंदरानी जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि राजनीतिक नैतिकता, इन दोनों के मौजूदा राजनीति में संबंध जरा बताइएगा। और दूसरा ये कि अब भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि साहब मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, इसके राजनीतिक मायने जरा समझा दीजिए। ये नैतिकता की बात तो अब ये सवाल ही बड़ा विचित्र है। अब इससे तो कोई ये कह नहीं सकता ना कि हम बहुत नैतिकता के बड़े बड़े मापदंड राजनीतिक दलों ने स्थापित किए हो। लेकिन हाँ, दूसरी क्या चीज पूछ रहे थे आप? हाँ हाँ, राजनीतिक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये देखिए, ये बात, ये राजनीति अगर, तो बिल्कुल इसमें होना ही होना है ना। अगर भूपेश बघेल की गिरफ्तारी होती है, वही जब मैंने आपसे पहले कहा कि अगर
अगर इसका राजनीतिक मायने आप निकालेंगे तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को ये इनपुट हो, या ऐसा उनको पता हो, या ऐसी जानकारी हो, या ऐसा वो सोचते हो कि भूपेश बघेल उनको राजनीति में सूट करते हैं, तो उनकी गिरफ्तारी से हो सकता है कि उनको बड़ा राजनीतिक लाभ हो। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि इसके समानांतर एक राजनीतिक हानि की भी संभावना बनी रहती है ना। आप देखिए कि भूपेश बघेल ही क्यों, पूरी सरकार में वो मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के और भी बड़े नेता हैं, है ना, बहुत से नाम हैं कांग्रेस में, और लेकिन भूपेश बघेल को टारगेट बना करके अगर बीजेपी ऐसा कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो ये सिद्ध कर रही है कि भूपेश बघेल ही हमारी राजनीति को सूट करते हैं। तो मुझको ऐसा लगता है कि ये जितना शिकंजा भूपेश बघेल पर कसेंगे, भूपेश बघेल राज्य की राजनीति में कितने मजबूत होंगे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कांग्रेस की राजनीति में बहुत मजबूत हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस से उनको भीतर उनको बहुत सहायता मिलेगी, ऐसा मुझको लगता है। आगे क्या होता है, उनकी पार्टी क्या करती है, ये नहीं। मैं सुरेंद्र जी आपसे जब एक समझना चाहता हूं, आप तो कानून के भी जानकार हैं सुरेंद्र जी। 10 मार्च 2025 भूपेश जी के यहाँ ईडी की रेड हुई। भूपेश जी जब ईडी की रेड समाप्त हुई, मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि हम इसके लिए तमाम पहलुओं पे विचार करेंगे, जरूरत पड़ी तो कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। 26 मार्च 2025 7 दिन पहले आज से फिर एक बार उनके यहाँ सीबीआई की दस्तक होती है। फिर वो जब 27 तारीख को राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, आप भी संभवतः मौजूद थे वहां पे, फिर वो कहते हैं कि साहब हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हर पहलुओं को देखेंगे। क्या इस पे कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है आगामी रणनीति को लेके, क्योंकि 10 मार्च को पहली रेड पड़ी थी ईडी की। सुरेंद्र जी, अवधेश जी, न कांग्रेस के नेता डरने वाले हैं न कांग्रेस का कार्यकर्ता। भूपेश बघेल जी ने बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी और राज्य की एजेंसियों को अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी उपयोग कर रही है, इस षड्यंत्र से कांग्रेस के नेता नहीं डरेंगे न कांग्रेस का कार्यकर्ता। मूल बात जो है, जो व्यक्ति जिसके नेतृत्व में कार्रवाइयां हुई, आज उसी के खिलाफ कार्रवाई पूरे देश में चल रहा था। महादेव सट्टा ऐप 2022 में भूपेश की सरकार ने जो है कानून बनाया, उसके खिलाफ कार्रवाइयां की। आप इस बात के गवाह हैं कि नोएडा गई थी छत्तीसगढ़ पुलिस कार्रवाई के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, वहां की पुलिस न केवल कार्रवाई से रोकी बल्कि यहां की पुलिस को बंधक बना के रखी। और ये वित्त विभाग का आंकड़ा है। मैं तो भाजपा के साथी प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी जी, पूर्व विधायक, मैं पूछता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऑनलाइन गेमिंग को सट्टा मानती है कि नहीं, अवैध मानती है कि नहीं? कार्रवाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। ये वित्त विभाग का आंकड़ा है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 7,500 करोड़ रुपया जीएसटी के तौर पे वसूली है। और मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने उसको जीएसटी के दायरे में लाया 2023 में। तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। पीड़ित को ही प्रताड़ित करना, अपराधियों को और अपराध को संरक्षण देना। मैंने तो कहा ना, जिसके इनोवा में रकम बरामदगी का दावा किया गया था, कब पूछताछ हुई बृजमोहन अग्रवाल से? क्योंकि वो भाजपा से संबंधित है। 2 कानून है इस देश में। भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पाखंड जो है देश की जनता और प्रदेश की जनता समझ चुकी है। एक और उदाहरण देता हूं, कोल और डीएफ में मामले में 3 साल से कई अधिकारी और कई लोग जेल में हैं। उसी मामले में पूरा चालान पेश किया जाता है बिना गिरफ्तारी के। एक आईएएस है, आपको याद होगा, मौर्या। तो क्यों उसके लिए अलग कानून, क्यों संरक्षण? तो भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, मैं जवाब ले लेते हैं। राजनीतिक संरक्षण पूरी तरह से उजागर हो चुका है। ठीक है सुंदरानी जी, बहुत साधारण सा सवाल है। केंद्रीय जांच एजेंसियों का राजनीतिकरण आज से नहीं, हमेशा से होता है। जिस दल की सरकार नहीं होती है वो उसे तोता मैना ना जाने क्या क्या कह जाती है। आज भी वो परंपरा जारी है। क्या राजनीति में अब यही बचा है कि राजनीतिकरण हो, केंद्रीय जांच एजेंसियों का आम लोगों का विश्वास बढ़ना चाहिए, लेकिन विपक्ष उस पर सवाल उठाता है? जवाब दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कभी भी नीयत नहीं रही कि इन केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिकरण करे, और न ही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वास्तविकता यह है कि कांग्रेस ने जितने भ्रष्टाचार पूरे देश में 50-55 साल की सरकार हो या वर्तमान 5 साल की भूपेश की सरकार हो, ये जिस स्तर पे इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, क्या इसकी जांच भी नहीं होनी चाहिए?
क्या कांग्रेस पार्टी सुरेश जी, एक बार सुंदरानी जी कंप्लीट कर लीजिए। अगर ये सुंदरानी जी, आप जांच- आराम से जांच- कंप्लीट कर लीजिए। जांच नहीं होगी और आरोप लगे हुए हैं लगातार। हमारे छत्तीसगढ़ ने देखा है कि भ्रष्टाचार का नंगा नाच छत्तीसगढ़ में खेला गया। हर विभाग में भ्रष्टाचार, जो फाइल खोलो उसमें भ्रष्टाचार, दवाई का भी घोटाला सामने आ गया। तो कहीं न कहीं गरीबों की गाड़ी कमाई के पैसे का जिस प्रकार से 5 साल में दुरुपयोग हुआ, अगर जांच हो रही तो क्यों कांग्रेस के नेता घबरा रहे? जांच से ही मात्र घबरा रहे। अभी तो बहुत सारे अवसर मिलेंगे। मान लो गिरफ्तारी भी होंगी तो ट्रायल भी होगा कोर्ट का। कोर्ट में इनको सारे तथ्य रखने के लिए अवसर मिलेगा। सरकार भी अपने तथ्य रखेगी, अपने सारे दस्तावेज रखेगी। अगर उसके बाद भी ये बेगुनाह होंगे तो छूटेंगे, उसके बाद बात करना चाहिए। अभी तो मात्र जांच हो रही तो उसमें हल्ला मचा रहे, अपने आप को बचाने की प्रक्रिया में सामने आ रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए आगे आ रहे हैं। वास्तविकता आप देखिए, जहां खोद रहे हैं वहीं भ्रष्टाचार निकल रहा है। ठीक है सुरेंद्र जी, ये सुंदरानी जी की इस बात से तो बिल्कुल सहमति है कि साहब अभी तो केवल एफआईआर हुआ है, अभी तो एक दौर की जो है जांच पड़ताल, छापेमारी, जो तमाम चीजें हुई है, अभी तो लंबा सिलसिला चल रहा है। अभी से इतनी सियासत होगी तो सियासत तो और बढ़ेगी और सवाल तो और उठेंगे। सुरेंद्र जी, केंद्रीय जांच एजेंसियों को खड़ा करने का काम कांग्रेस की सरकारों में हुआ। विश्वसनीयता की पहली शर्त है पारदर्शिता। चिंतामणि महाराज याद है आपको, जब कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, कोल परिवहन के आरोपी थे, भारतीय जनता पार्टी में जाके सरगुजा से सांसद हैं। पूरे देश में इनका यही चरित्र है। मोदी शाह के अधिनायकवाद में 98% मामले केवल विपक्ष के नेताओं को टारगेट करके किए जाते हैं। कन्विक्शन रेट कितना है? 0.5%। तो ये भारतीय जनता पार्टी का है, जहां देश के प्रधानमंत्री भोपाल की सभा में जिस अजीत पवार को 70,000 करोड़ का आरोपी बताते हैं, उनकी जगह जेल में बताते हैं आज डिप्टी सीएम है। प्रफुल्ल पटेल विमान घोटाले के आरोपी थे। भाजपा के राज में पहली बार केंद्रीय जांच एजेंसी आवेदन दे के मामले वापस ले रही है कोर्ट में। हेमंत बिस्वा शर्मा, अशोक चौहान आवास घोटाले के आरोपी बताए, बाकायदा आवेदन दे के एकनाथ शिंदे, नारायण राणे सहित 11 विधायक। तो ये किस मुंह से नैतिकता की बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी लगातार, देखिए, जिनका ये राजनीतिक तौर पे मुकाबला नहीं कर पाते तो इसी तरह षड्यंत्र रचते हैं। आज भूपेश बघेल जी राष्ट्रीय महासचिव हैं, पंजाब के प्रभारी हैं। राजनीतिक तौर पर पहले भी इनके प्रभारी का बयान आपने सुना होगा कि भूपेश के कद का हमारे पास कोई नेता नहीं है। तो इस तरह से ये बदले की भावना से दुर्भावना पूर्वक काम कर रहे हैं। आज कोल में क्या स्थिति है? आज शराब घोटाले नहीं हो रहे। ठीक है, मैं जरा ठीक है सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, ठीक है सुरेंद्र जी, मैं लौट रहा हूँ, मैं लौट रहा हूँ, ठीक है सुरेंद्र जी, मैं लौट रहा हूँ मैं, ठीक है स्वास्थ्य मंत्री तो ठेके पे ठीक सरकार चला रहे है। हैं। चले मैं लौट रहा हूँ, मैं जब प्रफुल्ल जी का रुख कर लेता हूँ, ठीक है, पैसा वसूल रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं लौट रहा हूँ। बड़ा गंभीर मामला है सुरेंद्र, जब मैं एक बार प्रफुल्ल जी का रुख कर लेता हूँ। प्रफुल्ल जी, बहुत सीधा सा सवाल है साहब। जिस बात की आशंका भूपेश बघेल जी जता रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, उसका लाभ किसे होगा राजनीति में? प्रफुल्ल जी, अब ये लाभ और हानि के बारे में, हाँ, स्पष्ट कर दूं, इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोई चुनाव नहीं, कुछ नहीं 3 साल तक अभी। नहीं, देखिए, अगर आप राजनीतिक नजरिए से देखेंगे तो अभी आने वाले समय में पंजाब में चुनाव होना है, जहां के भूपेश बघेल प्रभारी हैं। तो इस समय में अगर उनकी गिरफ्तारी होती है नहीं, और भी कुछ कानूनी कार्रवाई होती है, तो निश्चित रूप से चूंकि वो प्रभारी हैं तो उस चुनाव पर जो कांग्रेस ने बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं पंजाब से, तो उसके ऊपर भी एक थोड़ा सा डेंट लगेगा। ये एक इसका राजनीतिक पहलू ये भी हो सकता है। और चूंकि मामला सीबीआई में है, जांच अभी शुरू, मतलब अभी तो चार्जशीट भी पुटअप नहीं हुई है, तो मामला कानूनी प्रक्रियाओं में कितना लंबा चलता है आपको भी पता है। तो लड़ाई तो लंबी है, तो जब तक लड़ाई चलती रहेगी, केंद्र बिंदु तो भूपेश बघेल ही रहेंगे और निश्चित रूप से उनकी राजनीति भी मजबूत होगी। तो मुझको तो ऐसा लगता है कि राजनीतिक लाभ भूपेश बघेल को निजी तौर पर जरूर मिलेगा। और अभी जो पंजाब में चुनाव हो रहे हैं, चूंकि वो इसके अभी प्रभारी हैं, तो इसलिए अगर वो उससे प्रभावित होते हैं इन प्रक्रियाओं से, तो थोड़ा सा डेंट लग सकता है, ऐसा मुझे लगता है। सुधानी जी, आपका फाइनल कमेंट क्या साहब? केवल राजनीति के लिए ये कार्रवाइयां हो रही है? कांग्रेस पहले ही दिन से ये आरोप लगा रही है सरकार पे, भाजपा पे, एजेंसियों पे। देखिए, कांग्रेस क्या आरोप लगा रही है इससे हमें कोई लेना देना नहीं।
हमें तो लेना देना है उन छत्तीसगढ़ की गरीब जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जिसने लूटा है उसकी जेब से वापस निकालना। ठीक है, लेकिन कैसे निकालेंगे साहब? पैसे की रिकवरी कैसे करेंगे? निश्चित होगी, ये सारे अपराधी जेल में होंगे और सारे आरोपी जेल में होंगे। निश्चित रूप से इनकी जितना भी इन्होंने गरीबों को लूटा है, गरीबों की कमाई को लूटा है और अपने घर भरने का काम किया, ये सब बाहर आएगा पैसा। ठीक है सुरेंद्र जी, फाइनल कमेंट आपका साहब, कैसे काम केवल चलेगा? और केवल भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पाखंड है। आज भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संरक्षण में महादेव ऐप सहित सैकड़ों ऐप चल रहे हैं, युवा बर्बाद हो रहे हैं और पूरा संरक्षण जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का है। आज ये बताए प्रोटेक्शन मनी कितना मिल रहा है विष्णुदेव साय जी को, अमित शाह को और मोदी जी को? 2 मिनट नहीं लगेगा यदि ये ऐप पे बैन लगाए। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर ये जीएसटी के दायरे में लाने का क्या कारण था? और उसके ऊपर में 30.4% इनकम टैक्स मुनाफे पे आप 100 रुपए की बेट लगाएंगे तो 28 रुपए सीधा जीएसटी उनको जाता है। तो ये लीगलाइजेशन करने, मैंने तो कहा और यही सवाल भूपेश बघेल जी ने कहा, ये वैध है या अवैध? और इसका प्रोटेक्शन मनी आज कौन वसूल रहा है? तो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से आरोप लगाती है? ये मुझे समाप्त करना होगा सुरेंद्र जी, मुझे समाप्त भैया आप इंतजार करो। कर देंगे मोदी ठीक है, मोदी जी के खिलाफ लिख लो FIR। चलिए ठीक है, मुझे समाप्त करना होगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, प्रफुल्ल जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका भी शुक्रिया। सवाल बहुत है, इल्जाम बहुत है और जांच भी लंबी होगी। बस देखते जाइए कि सियासत में महादेव के इस तांडव का असर कितना होता है और शिकंजे में कितने पांडव आते हैं, क्योंकि अभी तो जांच की शुरुआत भी संभवतः कागजों में ही हुई है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।